स्टूडेंट्स, तो आइए बेटा आज के इस वीडियो में हम समझेंगे अपना टॉपिक फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड। वो फैक्टर वो जिनके ऊपर हमारे कंडक्टर का रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, मतलब किस वैल्यू के चेंज होने से रेजिस्टेंस भी चेंज हो जाता है, वो आज हम डिस्कस करेंगे। साथ में ही रेजिस्टिविटी टॉपिक को भी डिस्कस करेंगे। क्लियर है? रेजिस्टिविटी या फिर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोल सकते हैं। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। सबसे पहला है, ऐसे कौन से फैक्टर हैं जिन पर किसी मटेरियल का रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। तो सबसे पहला है लेंथ ऑफ द वायर। तो देखिए बेटा, कॉमन सी बात है, एक वायर है छोटी और एक वायर है बड़ी। छोटी वायर का रेजिस्टेंस कम होगा, बड़ी वायर का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। तो यानी अगर लेंथ बढ़ेगी रेजिस्टेंस बढ़ेगा, लेंथ कम होगी तो रेजिस्टेंस भी कम होगा। तो हम क्या बोलेंगे इसको? रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर। क्लियर? तो जो रेजिस्टेंस है वो कंडक्टर की लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इसका मतलब क्या है? दैट इज द शॉर्ट वायर्स, जो छोटी वायर्स होती हैं, have the low resistance. Short wires have the low resistance and the long wire have high resistance. जो लंबी वायर्स हैं उनका रेजिस्टेंस हाई होता है और जो छोटी वायर्स होती हैं उनका रेजिस्टेंस कम होता है। तो यानी बेटा R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। ठीक है? उसके बाद लिख सकते हो कि जैसे रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, मतलब छोटी वायर होगी रेजिस्टेंस कम होगा, बड़ी हो जाएगी रेजिस्टेंस बड़ा हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्लियर? अच्छा, अब एक बात देखिए, एक मान लीजिए एक चौड़ा रोड है, पूरा रोड है जो काफी वाइड है, ठीक है, और एक रोड है जो काफी मतलब कि तंग रोड है, काफी टाइट, इतना ज्यादा वाइड नहीं है। तो दोनों में से किस पे चलना ज्यादा आसान होगा? 4-5 दोस्त जा रहे हैं, ठीक है। अब इसमें वो आसानी से चल सकते हैं इस रोड पे, या इस रोड पे आसानी से चल सकते हैं? ऑफ कोर्स इस रोड पे ज़्यादा कंफर्टेबल होकर चलेंगे और इस रोड पे थोड़े सा डिफिकल्टी के साथ चलना पड़ेगा। तो रुकावट किस में ज़्यादा आएंगी? इसमें रुकावट ज़्यादा आएंगी और इसमें रुकावट कम आएंगी। ठीक है, ऐसा ही कुछ केस वायर का है। जो वायर मोटी होती है ना, कैसी होती है? मोटी, उस वायर का रेजिस्टेंस कम होता है, मतलब उस पर कंफर्टेबली इलेक्ट्रॉन मूव कर सकते हैं। जितनी मोटी तार होगी इलेक्ट्रॉन उतना आसानी से मूव कर सकते हैं, तो उसका रेजिस्टेंस उतना कम हो जाएगा। यानी कि देखो, इलेक्ट्रॉन आसानी से जा रहा है, यानी कि उसके रास्ते में रुकावट कम है। ठीक है ना? तो जो वायर मोटी होती है उस वायर का रेजिस्टेंस कम होता है, ठीक है, और जो वायर पतली होती है उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होता है। ठीक है ना बेटा? तो जो पतली वायर है उसका रेजिस्टेंस कैसा होगा? ज्यादा। अच्छा, आपने देखा होगा जो खंबे के ऊपर तार लगी होती हैं, तारें होती हैं एल्यूमिनियम की, वो काफी मोटी मोटी तारें लगाई जाती हैं, वरना पतली से भी तो काम चला सकते थे ना, मटेरियल कम लगेगा, सस्ती पड़ेंगी। लेकिन मोटी तारें क्यों लगाई गई हैं? क्योंकि बेटा जो मोटी वायर है उसका जो रेजिस्टेंस है वो कैसा होता है? कम होता है, और उसमें करंट बड़ी आसानी से गुजर सकता है। रेजिस्टेंस कम होगा तो यानी कि करंट उतना ही आसानी से गुजर सकता है, फ्लो कर सकता है। तो बेटा जो मोटाई है, जिस चीज की मोटाई ज्यादा होगी उसकी ये वाला हिस्सा ज्यादा बड़ा होगा, जिसकी मोटाई कम होगी उसकी ये वाली चीज कम होगी। इस एरिया को, ये वाला जो एरिया जो आपको सामने यहां पर दिख रहा है, इस एरिया को बोला जाता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। क्या बोलेंगे? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। देखिए ये वाला एरिया, या यूं कहें ये वाला एरिया जो आपको सामने इधर दिख रहा है, ये मार्कर है, मार्कर का ये वाला जो एरिया है इसको बोला जाता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, या फिर ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा है तो मतलब मोटाई भी ज्यादा होगी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है तो यानी कि मोटाई भी कम होगी। तो हम यहां पर मोटाई नहीं बोलेंगे, हम यहां पर बोलेंगे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। देखो, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा यानी मोटी तार है तो रेजिस्टेंस कैसा होगा? कम होगा।
ठीक है ना। तो जो एरिया और रेजिस्टेंस इनका उल्टा रिलेशन है। द रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। बात समझ में आ गई है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम, रेजिस्टेंस ज्यादा, क्योंकि कम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का मतलब है पतली तार होना। पतली तार होगी तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा हो गया अगर, मतलब वायर मोटी है तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। उल्टा काम है दोनों का, ठीक है। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है यहां पर। तो हमने ये भी लिख दिया कि जो थिन वायर है, पतली वायर है, उसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, और जो थिक है ये वायर, मोटी तार है, उसका रेजिस्टेंस कम है। क्लियर है बेटा। फिर देखिए, कहते हैं कि तीसरा फैक्टर क्या है, नेचर ऑफ द मटेरियल। किसी वायर का रेजिस्टेंस उसके मटेरियल के नेचर पे डिपेंड करता है। अब जैसे अलग अलग मटेरियल है, सबका रेजिस्टेंस अलग है, क्योंकि सबका नेचर भी कैसा है, अलग है। जैसे गोल्ड है, उसका नेचर अलग है, लोहा है आयरन, उसका नेचर अलग, कॉपर का अलग, एल्यूमिनियम का अलग। तो इन सभी मटेरियल्स का नेचर बेटा अलग अलग है, जिसकी वजह से इनका रेजिस्टेंस भी क्या है, अलग है। तो रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ द मटेरियल पर। क्लियर। अच्छा, एक फैक्टर और कर लीजिए, फोर्थ फैक्टर, वो है टेम्परेचर। देखिए, अगर मेटल्स को गर्म कर देंगे ना, टेम्परेचर बढ़ा देंगे, तो इनका रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, ठीक है। और अगर इसको टेम्परेचर डाउन कर दें तो रेजिस्टेंस भी कम हो जाता है। तो जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा रेजिस्टेंस बढ़ेगा, टेम्परेचर कम होगा तो रेजिस्टेंस भी कम होगा। क्लियर है। अच्छा, एक बार ना, ये मैंने यहां पर ये तो लिख दिया है, लेकिन इसका रीजन समझ लो एक बार। देखिए, जैसे टेम्परेचर बढ़ गया, इलेक्ट्रॉन मोशन में थे, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, करंट फ्लो कर रहा है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, करंट फ्लो कर रहा है, लेकिन टेम्परेचर बढ़ा दिया। टेम्परेचर बढ़ने से क्या होगा, जो एटम्स हैं मेटल के अंदर, मेटल वायर के अंदर जो एटम प्रेजेंट है, वो एटम्स में वाइब्रेशन होनी शुरू हो जाएगी। क्या होने लग जाएगी, वाइब्रेशन। अब वो एटम्स इलेक्ट्रॉन के साथ टकराएंगे। जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे थे वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे थे, मूव कर रहे थे आगे की तरफ। तो अब क्या हो गया, रास्ते में जो एटम थे वो वाइब्रेट होना शुरू कर गए। अब वो उन इलेक्ट्रॉन के साथ टकराएंगे और उनके मोशन में प्रॉब्लम आ जाएगी, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रॉन अब कंफर्टेबली मूव नहीं कर पाएंगे, तो रेजिस्टेंस बढ़ गया। रेजिस्टेंस बढ़ गया यानी रुकावट आ गई ना, यानी रेजिस्टेंस बढ़ गया। तो इसका मतलब जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, मेटल्स का रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, टेम्परेचर घटेगा तो रेजिस्टेंस भी घटेगा। क्लियर बेटा। आई होप कि आपको यह समझ में आ चुका होगा। तो चलिए जल्दी से ये चारों फैक्टर को नोट कर लीजिए। तो देखिए बेटा, नेक्स्ट है अपना रेजिस्टिविटी, या यूं कहें स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। क्लियर। देखिए, आपको पता है बेटा कि जो रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। हम अभी करके हटे हैं, एक्सप्लेन भी कर देना आपने। फिर रेजिस्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, लिख देना। रेजिस्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, रेजिस्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर। अब दोनों फैक्टर को कंबाइन कर दें, हम लिख देंगे R इज प्रोपोर्शनल टू, ऊपर L है नीचे A, कंबाइन करके ये लिख दिया। क्लियर है। अब आपको पता है बेटा, अगर मुझे इस साइन को हटा करके यहां बराबर का साइन लेके आना है, तो यहां पर एक कांस्टेंट नंबर यूज करते हैं हम। यहां पर वो कांस्टेंट नंबर है अपना रोह, ROH रोह, इसको रोह बोलते हैं, ROH रोह, L/A। क्लियर है बेटा। R प्रोपोर्शनल टू लेंथ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, दोनों को कंबाइन किया L/A। इस साइन को हटा के इक्वल का साइन लेके आना है, तो ये नंबर यूज करना पड़ेगा रोह। रोह क्या है, रेजिस्टिविटी। रोह क्या है, दैट इज द रेजिस्टिविटी, या इसका दूसरा नेम है बेटा जी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। क्लियर है, समझ में आ चुका होगा ये तो आपको। अब देखिए, आप इसको डिफाइन करते हैं।
रेजिस्टिविटी को। इफ मान लीजिए लेंथ कितनी है 1 यूनिट और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी कितना है 1 यूनिट, सो R इक्वल टू रो बच जाएगा। देखिए L भी 1 A भी 1 तो R इक्वल टू रो आ गया ना, क्लियर है। तो रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस के इक्वल है, किसके इक्वल है रेजिस्टेंस के। तो देखिए रेजिस्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर या रेजिस्टिविटी इज डिफाइंड एज the resistance of the conductor, resistivity किसके इक्वल है रेजिस्टेंस के, इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर हैविंग यूनिट लेंथ, जिसकी लेंथ कितनी है, कंडीशन भी बतानी है ना आपको, जिसकी लेंथ 1 यूनिट है एंड 1 यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। यह है बेटा इसकी डेफिनेशन। तो जो रेजिस्टिविटी है उसको कैसे डिफाइन करोगे, इट इज इक्वल टू द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर विच हैज 1 यूनिट लेंथ एंड 1 यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। बात समझ में आ गई ना, क्लियर है। अब इसी को आप एक अलग डेफिनेशन भी दे सकते हो, दोनों आपने समझनी दोनों है, एग्जाम में पता नहीं कैसे पूछ ले, याद कोई एक रख लो, समझ दोनों को लेना, ठीक है। तो अब देखिए यहां पर एक क्यूब है, इस क्यूब की हर लेंथ 1 मीटर की है, ऑफ कोर्स सभी साइड बराबर होती है, मैंने मान ली इसकी लेंथ कितनी है 1 मीटर की। तो इसका ये जो वाला जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना होगा इसका, यानी कि ये वाला एरिया मान के चलो आप, ये वाला एरिया कितना होगा, एरिया इसका है बेटा 1 मीटर स्क्वायर, क्योंकि लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है ना, रेक्टेंगुलर शेप है इसकी, लेंथ इंटू ब्रेड्थ 1 मीटर स्क्वायर होगी। और इस क्यूब की लेंथ कितनी है, ये लेंथ देखो कितनी है 1 मीटर, ठीक है। तो हर एक साइड 1 1 1 होगी, लेंथ भी 1, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी 1, देखो लेंथ भी 1, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी 1, तो रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस के बराबर आ गई। बात समझ में आई कि नहीं आई बेटा, क्लियर। तो आप लिख सकते हो रेजिस्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर is equal to the resistance of cube of conductor having the side 1 मीटर। मतलब एक कंडक्टर की जो रेजिस्टिविटी है वो उसके रेजिस्टेंस के बराबर है, अगर मतलब किसके इक्वल है, रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू, यहां पे ऐसा लिखे देखिए, रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू द रेजिस्टेंस ऑफ क्यूब, क्यूबिकल कंडक्टर लिख लीजिए, CUBICAL, क्यूबिकल कंडक्टर हैविंग साइड 1 मीटर। एक ऐसा क्यूबिकल कंडक्टर जिसकी हर साइड 1 मीटर है, उसकी रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस के बराबर होती है, क्लियर है। और वैसे देखो ये भी बड़ा आसान था जो मैंने आपको पहले बताया, लेंथ 1 यूनिट एरिया 1 यूनिट, तो रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस के बराबर, क्लियर है। तो ये तो भाई इसकी डेफिनेशन है, सिंपली आपने याद करनी है, क्लियर। ये फॉर्मूला समझ में आया कैसे आया, ये चीज क्लियर हुई। तो चलिए पहले आप एक काम कीजिए, इसको नोट कर सकते हैं, जल्दी से नोट करना चाहिए, जल्दी नोट कीजिए बेटा इसको। तो अब करते हैं बेटा हम
इसकी एसआई यूनिट। देखिए जरा रेजिस्टिविटी, देखिए यहां पे हमारे पास क्या था, R इक्वल्स टू रो L बाय ए। तो R ये A इधर आ गया, लेंथ नीचे डिवाइड में आ गई, इक्वल टू रेजिस्टिविटी। क्लियर है? तो रेजिस्टेंस की यूनिट को आप पुट कीजिए ओम, 1 ओम। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर, लेंथ 1 मीटर। तो मीटर से बेटा स्क्वायर कैंसल, तो ओहम मीटर, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, इज द SI यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। क्लियर बेटा? समझ में आया? हाँ, अगर CGS यूनिट पूछा जाए तो मीटर की जगह बस सेंटीमीटर लिख देना। देखिए ओम सेंटीमीटर इज द CGS यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी की जो CGS यूनिट है बेटा वो क्या है, ओम सेंटीमीटर, और SI यूनिट क्या है, ओम मीटर। तो उम्मीद करते हैं बेटा कि आपको ये समझ में आ चुकी होगी कि कैसे हम इसकी SI यूनिट फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर है? तो चलिए जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। तो बेटा नेक्स्ट हम समझते हैं फैक्टर ऑन विच द रेजिस्टिविटी डिपेंड्स। काफी इंपॉर्टेंट है, रेजिस्टिविटी किन फैक्टर पे डिपेंड करती है। फर्स्ट, इट डिपेंड्स ऑन, देखिए रेजिस्टिविटी की जगह स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी लिखा आ सकता है, मतलब सेम है दोनों का। कई बच्चे रेजिस्टेंस और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं, इवन वो रेजिस्टिविटी लिखा हो तब भी कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ये आपने ध्यान रखना है। तो इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल, मतलब मटेरियल, ये भी मटेरियल के नेचर पे डिपेंड करता है बेटा। और सेकंड फैक्टर, रेजिस्टिविटी और किस फैक्टर पे डिपेंड करेगी, एक तो अपना हो गया नेचर ऑफ द मटेरियल, जैसे लोहे की अलग रेजिस्टिविटी है, कॉपर की अलग है, आयरन, ठीक है, मतलब एल्यूमिनियम की अलग है, हर ऑब्जेक्ट की अलग अलग रेजिस्टिविटी होती है। नेक्स्ट है इट डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर। क्लियर? एज द टेम्परेचर इंक्रीज रेजिस्टिविटी इंक्रीज। क्लियर है बेटा? जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होगा उसकी रेजिस्टिविटी भी इंक्रीज हो जाएगी। अब एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो कि आपने ध्यान रखना है, वो क्या है, देखिए रेजिस्टिविटी डू नॉट डिपेंड ऑन the length and area of क्रॉस सेक्शन। मतलब किसी वायर की लेंथ छोटी है, बड़ी है, वो मोटी है या पतली है, इस चीज से रेजिस्टिविटी कभी चेंज नहीं होती, केवल रेजिस्टेंस है जो कि इससे चेंज होता है।
बात समझ में आई है ना बेटा? तो ये पॉइंट आपने ध्यान रखना है। एक पॉइंट और ध्यान रखना, इफ द रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल इज लो, अगर किसी मटेरियल की रेजिस्टिविटी लो है तो इसका मतलब सो इट्स कंडक्टिविटी इज हाई। कंडक्टिविटी इज हाई एंड करंट कैन पास थ्रू इट इजीली। क्लियर है? अगर किसी मटेरियल की रेजिस्टिविटी कम है तो यानी कि इसकी कंडक्टिविटी ज्यादा है, और कंडक्टिविटी ज्यादा होने का मतलब करंट उसमें से आसानी से गुजर सकता है। क्लियर है बेटा? तो चलिए जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। तो ठीक है बेटा, नोट कर लिया तो ओके बेटा, मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।